मोदी को जिससे खुंदक हो गई वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये उनका मंत्र है। मोदी सरकार एक ये बताना चाहती है कि आप कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारे विरोध का हो, लेकिन हम उसको देखिए उसकी क्या औकात क्या हैसियत कर सकते हैं। ये एक जाती खुंदक निकालना होता है ना, ये मोदी उसके माहिर हैं, मोदी उसके माहिर माने जाते हैं और ये उसका एक नतीजा है। और आप ये देखेंगे कि चीन के साथ खड़े हैं हम जी। हम जो है यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम चीन के साथ खड़े हैं। तो मोदी साहब की सरकार, आरएसएस की सरकार कितना पाखंडी है, कितना झूठी है। ये मुसलमान कहकर मार रही हो जो जुनैद और नासिर को, उसके खिलाफ भड़का रही हो, लेकिन ये हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उसके बलात्कारियों को भी संरक्षण दे रही है। सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर उन जगहों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा लोग गायब हुए हैं, और जिन लोगों ने हजारों की तादाद में जो लोग आए हुए। और दूसरी जगह है जो हमारे दुश्मन का है, वो है बलोच इलाका, बलोचिस्तान, जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान, पति, बच्चे गायब हुए हैं। ये भारत पाकिस्तान। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश विदेश में बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि गोदी मीडिया के जमाने में तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। अभी ताजा कुछ एक खबर में देख रहा था कि विदेशी पत्रकार जो दिल्ली में रहते हैं उन पर भी बहुत दबाव रहता है। आज उस पर मैं बात नहीं कर रहा, मीडिया को किस तरह से खामोश किया गया वो हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम एक बार फिर मिल रहे हैं जनाब शमसुल इस्लाम साहब से, जो जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं और आरएसएस और दूसरे जो भी मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म का सबक पढ़ाते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सपोज करते हैं और अपनी बात बेबाक अंदाज में रखते हैं, सबूतों के साथ, रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखते हैं। जिन इश्यूज पर हम आज बात कर रहे हैं, एक तो मनीष सिसोदिया का जो अरेस्ट किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद का सिनेरियो क्या है, क्या कुछ है। चूंकि 2024 की जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे जोड़ करके बहुत लोग देख रहे हैं क्या है। शमसुल इस्लाम साहब उसको किस तरह से देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा नासिर और जुनैद जो राजस्थान के लड़के जिंदा जलाए गए हरियाणा में, उनको, उनके कातिलों को ना पकड़ा जाए, उसके लिए महापंचायतें हो रही हैं हरियाणा में। और यह साफ कहा जा रहा है कि अगर यहां पुलिस आएगी तो अपने पैरों से वापस नहीं जाएगी। यानी अब हम आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि जो कुछ हमारी सरकार है, जो उसमें पुलिस और अदालतों का तंत्र है, उससे कहीं ऊपर महापंचायत किस्म की एक कोई चीज है जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर रही या कंट्रोल नहीं करना चाहती। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा गुरमीत सिंह के बारे में भी, जो सच्चा सौदा वाले हैं, उनके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। एक नई कुछ हकीकतें सामने आई हैं। और एक खबर कश्मीर से है, कुपवाड़ा से। वहां एक कानन पोशपुरा एक गांव है, वहां से मिलिट्री ने एक शख्स को उठाया टेररिज्म के बारे में, मिलिटेंसी के बारे में सवाल जवाब करने के लिए, बासपुर्स करने के लिए। और 3 महीने बाद उसकी लाश मिली है घर वालों को। यह कितनी खतरनाक बात है कि आपने सरकारी तौर पर जिस शख्स को अपने गिरफ्त में लिया है, हिरासत में लिया है, उसके लिए क्या कोई जवाबदेह नहीं होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। कैसे, अगर अदालत के रास्ते से कहीं उसको कोई सजा मिली होती, कोई भी बात उसको जस्टिफाई समझा जा सकता था, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? इस सब पर बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया।
आप ये बताइए कि सिसोदिया के अरेस्ट को आप कैसे जान रहे हैं, कैसे, चूंकि देखिए एक नैरेटिव बार बार बनता और बिगड़ता है। बहुत से समझदार लोग भी ये नहीं तय कर पाते कई बार कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम समझा जाता है। अभी गुजरात में जब इलेक्शन हुए थे इस तरह से समझा जा रहा था और लोग इससे कन्विंस भी थे। अब ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली में इतना आमने सामने, चूंकि करप्शन तो मामला नहीं है, मामला तो कहीं ज्यादा है। अगर करप्शन का होता तो अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। यहां क्या कुछ है? देखिए, मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है उसका तो करप्शन से क्या लेना देना होगा, वो मनीष सिसोदिया पहले भी बता चुके थे। मेरे भी जानकार रहे हैं और कुछ आप में मंत्री बनने से पहले तो काफी बहादुरी से बात करते थे हिंदुत्व को लेके, लेकिन जब से ये अपने केजरीवाल के चक्कर में आए तो ये भी एक भक्त से बन गए थे और एक हिंदुत्व, एक नया हिंदुत्व ये पेश कर रहे थे जिसमें रामचंद्र जी मुख्य पात्र नहीं होंगे बल्कि हनुमान होंगे, वो इसके लिए बराबर कोशिश कर रहे थे। और लेकिन एक बात बुनियादी तौर पर यह है कि ये सिसोदिया जो हैं ये कई वजह से आँख की किरकिरी क्या है उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बन रहे थे। नंबर एक बात तो यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सरकारी कॉलेजेस हैं 20 के करीब हैं, तो उसमें जो भर्तियां हो रही थी और उसमें गवर्निंग बॉडीज आम आदमी पार्टी को नहीं बनाने दी जा रही थी, उसका ये काफी विरोध कर रहे थे, ये काफी विरोध करते थे। और हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले खासतौर पे 1.5 साल से किस तरह से भर्ती हुई है, जो आम तौर पर जो है वो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, प्रिंसिपल्स उसी तरह के लोग बनाए जा रहे हैं। इनके अब दिल्ली सरकार के कॉलेजेस के अंदर वो सब हो रहा है क्योंकि गवर्निंग बॉडी आपकी बनाने नहीं देते हैं वो तो ये उसका विरोध कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये मोदी सरकार एक ये बताना चाहती है कि आप कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारे विरोध का हो, लेकिन हम उसको देखिए उसकी क्या औकात, क्या हैसियत कर सकते हैं। ये एक जाती खुंदक निकालना होता है ना, ये मोदी उसके माहिर हैं, मोदी उसके माहिर माने जाते हैं और ये उसका एक नतीजा है। और आप ये देखेंगे कि किस तरह का एक अजीबोगरीब भाषा का इस्तेमाल करने वाला एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर बिठाया है, जो लगता नहीं है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या कोई हंटर वाला है जिसने सबको सीधा कर देना है। तो ये मामला उससे ज्यादा करप्शन और वशन का नहीं है बल्कि एक डराने और धमकाने का एक सिलसिला है और ये उसी का एक नतीजा है। क्योंकि अगर करप्शन होता तो ये शायद शशि थरूर ने अभी अपनी एक तकरीर में कहा है कि 4-5 बड़े लीडर हैं आसाम का, जो पिछले वाले मुख्यमंत्री थे और अभी के मुख्यमंत्री हैं, बंगाल में जो विपक्ष के लीडर हैं, और उसके अलावा आंध्रा के अंदर हैं, तमिलनाडु के अंदर लीडर हैं जिन पर करप्शन के मामले थे, लेकिन वो जैसे ही बीजेपी में आए तो ये उनके पर सारे करप्शन के मामले, सारी इंक्वायरी सब बंद हो गई। यानी आप अगर आप कितने भी करप्ट किए हो, कितने भी रेप किए हो, कितने भी कत्ल किए हो, अगर आप बीजेपी के काम के हैं या बीजेपी में आप आ जाएंगे तो फिर आप गौमूत्र के धुले हो गए। क्योंकि अब गंगा से धुलना तो इतना वो पवित्र नहीं माना जाता है जितना गौमूत्र से धुलना, और उसके गौ का जो गोबर है उसके अंदर आप नहा लिए तो ये वो वाली सूरत हो जाती है। और शायद मनीष की थोड़ी रीढ़ की हड्डी थी कि वो पार्टी को तोड़ने और उस तरह से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। और उसके अंदर बाद में जो कॉरपोरेशन के अंदर जो बीजेपी को हार हुई,
कॉरपोरेशन के अंदर जो बीजेपी को हारी, उसने तय करा दिया कि भाई ये इनको छोड़ना नहीं है। और सिसोदिया को एक इस तरह का मामला कि शराब और शराब में करप्शन, अरे भाई शराब में करप्शन नहीं होगी तो और किसके अंदर होगी? यानी हर दूसरी दुकान जहां मैं रहता हूं वहां शराब की है, और यानी वो 2 बोतल, 1 बोतल के दाम में 2 बोतल दे देते हैं, और करोड़ों करोड़ों पे 100-100, 200, 400 करोड़ रुपए लेकर ठेका लेते हैं। तो उसमें कुछ तो कमाल होगा, उसमें कुछ तो कमाल होगा। जितनी नंबर 1 की बनती है उससे नंबर 2 की बनती है। ये मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताना चाहता हूं कि स्कॉटलैंड जहां स्कॉच बनती है, उन्होंने 5 साल पहले एक सर्वे किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया में जितनी स्कॉच हमारी बिकती है उतनी हम 100 साल में नहीं बना सकते हैं। तो शराब का जो मामला है वो छप्पर फाड़ के नहीं, वो आसमान फाड़ के पैसा दिलाता है, और फिर उसके साथ गुंडाई जुड़ी रहती है, मारधाड़ जुड़ी रहती है, कत्ल जुड़े रहते हैं। अच्छा, लेने वाले को भी चूंकि नशा करना होता है, वो भी शायद आंख खोल के नहीं देखता कि असली मिल रही है नकली मिल रही है। नहीं, वो तो आप पता ही नहीं कर सकते हैं, वो तो आप पता ही नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए ना, गुजरात में नशाबंदी है और आमतौर पर वहां ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि आमतौर पर वहां नकली शराब से लोग मरते नहीं है, क्योंकि वहां असली शराब काफी आराम से मिल जाती है। और ये जाहिर है, वो सिक्काबंद जो शराब आती है वो कहीं से तो आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं से तो आती है। और हम इस बात को जानते हैं कि हरियाणा में जगाधरी और ये यमुनानगर वगैरह जो बड़े अड्डे रहे हैं नकली स्कॉच बनाने में, और इसके अंदर खैर शराब पर जब बात आई है तो ये मैं कर दूं कि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा स्कॉच जहां ऑफिशियली खरीदी जाती थी वो फ्रांस नंबर 1 था, अब इंडिया नंबर 1 है। ये भी विश्व गुरु बनने वाला है। हम गरीबी में कुछ भी हो, हम बच्चों के ट्रैफिकिंग में कितने हो, महंगाई में कितने हो, बेरोजगारी में हम कितने हो, लेकिन हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने ऑफिशियली स्कॉच खरीदने में। जी। तो वो आप अच्छा, मैं उससे थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं। सिसोदिया वाले मामले में को जब हम देखते हैं तो उसके साथ साथ फिर और बहुत से ऐसी खबरें और वाकयात सामने आते हैं जिसमें बिल्कुल खुला सरकार का दोहरा रवैया नजर आता है। ये गुरमीत सिंह वाला मामला क्या कुछ चल रहा है? उसमें भी सुना है कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें शायद बीजेपी वगैरह काफी इत्मीनान से अपना काम कर रही है। गुरमीत सिंह, काजमी साहब, मैं जरा गुरमीत सिंह से पहले मैं जुनैद और नासिर के कत्ल की बात पर ले आना चाहता हूँ, जो आपने चाहा भी है कि हम उस पर बात करें। बिल्कुल। ये हम जानते हैं कि 16 फरवरी को ये जुनैद और नासिर, इनकी जली हुई लाशें मिली थी एक गाड़ी के अंदर, और ये पता लगा कि सारे जो सबूत आ गए हैं, उन सबूतों पर कोई काउंटर नहीं कर रहा है। वो सबूत ये आ गए हैं कि उनको एक गाड़ी जो एक गौशाला के नाम रजिस्टर्ड थी, और ये गौशाला सरकारी गौशालाएं होती हैं क्योंकि सारा पैसा वगैरह उनसे मिलता है, को उस गाड़ी में भी उनके खून के धब्बे मिले थे। फॉरेंसिक टेस्ट के अंदर वो सब पता लग गया। और उसके बाद जब ये सब जाहिर हो गया और जब छापा मारी शुरू हुई, तो उसके बाद एक पूरा उसको इस तरह का मामला बना दिया गया कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पुलिस जिसने मुकदमा दर्ज किया था अलवर में, जब वो गिरफ्तारियां करने आए तो उन पर हमले किए गए, और वीएचपी ने सीधा ये कहा कि और हिंदुत्ववादी संगठनों ने कि आप पैर से चलकर आएंगे और लेकिन अपने पैरों से चलकर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक बात मजे की है कि वो तो ये चुनौती ये भी थी कि आप पैदल तो आएंगे नहीं, आप गाड़ियों से आएंगे तो आपकी गाड़ियां भी वापस नहीं जा पाएंगी, यानी हम उनको जला देंगे। ये सीधा उसका मतलब यही था। और उसके बाद अभी जो कैथल के अंदर बाबा लड़ाना गांव के अंदर जो हुआ है उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि आप बिल्कुल आने नहीं दिया जाएगा, यानी एक स्टेट को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान पुलिस जो है वो स्टेट है। आप स्टेट को चुनौती दे रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और हरियाणा की सरकार कोई उस पर कदम नहीं उठा रही है।
दिल्ली के अंदर वीएचपी का जो दफ्तर है वहां पर कोई एक जैन साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि उनको वो सब गिरफ्तार करने नहीं दिया जाएगा और वो नहीं घुस पाएंगे। तो दिल्ली पुलिस भी कोई इस पर चुनौती दी जा रही है, उस पर कोई मुकदमा या कोई क्या कहते हैं उसको उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। कोई बिल्कुल देखिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। और ये महापंचायत जो दिल्ली जो हो रही है, उसने कहा है कि हम एक महापंचायत 5 मार्च को दिल्ली में करेंगे। 5 मार्च को दिल्ली में करेंगे गौ हत्या पर रोकने के लिए। मजे की बात यह है कि हरियाणा में तो गौ हत्या पर पहले से ही पाबंदी है, तो आप गौ हत्या का जो मुकदमा होगा आप उस पर मुकदमा चलाएंगे, लेकिन जिनको मारा है ये दोनों जुनैद और नासिर को, और उससे पहले एक वारिस बच्चे को, तो उनके पास कोई गौ मांस नहीं था। उनको तो ये है कि ये तस्करी करते हैं, और ये तस्करी जो करते हैं, यानी कोई मुसलमान अगर गाय भी ले जा रहा है दूध के लिए, अपना डेयरी चलाने के लिए, तो आप यही मानेंगे कि उसको काटने के लिए ले जा रहे हैं, आप उसको मार देंगे। लेकिन मैं गुरमीत सिंह हत्यारे और बलात्कारी पर आने से पहले मैं ये एक सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या इनको वाकई में नहीं पता है कि आरएसएस बीजेपी की सरकारें हैं जहां पर गौ हत्या, जहां पे सरकारी बूचड़ खाने हैं, सरकारी कमेले हैं, सरकारी स्लॉटर हाउसेज हैं, जहां पर गाय बाकायदा कटती है, हजारों मन बेची जाती है। मैं कितनी बार उन राज्यों का नाम लूंगा। नागालैंड के अंदर अभी बीजेपी आज जीत गई है, वहां ऑफिशियली है, वहां जो बीजेपी का अध्यक्ष है या, और मेघालय में जो अध्यक्ष है बीजेपी का, उसने कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूं, करो मेरे साथ तुम क्या कर सकते हो। और बीजेपी जो है गाय के मांस पर कोई पाबंदी नहीं लगाए। गोवा हमारे सामने है, कर्नाटका हमारे सामने है। तो ये आप नहीं कर पा रहे। और मुझे शर्म आ रही है, एक बहुत बड़ा नेता है इसी इलाके से, अहिरवाल से, उनका नाम है योगेंद्र यादव। वो इस देश में प्रजातंत्र बचाने के लिए क्या क्या करते रहते हैं, कितनी पार्टी वो ज्वाइन करते हैं, अभी कांग्रेस के साथ हैं। योगेंद्र यादव यहां से गायब है जब मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। योगेंद्र यादव जब मुसलमानों को गुड़गांवों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, यहां से गायब है। वो ये बताने के लिए भी नहीं आता है जो हम जैसे छोटे लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गौ हत्या जो है, गौ हत्या तो ऑफिशियली आरएसएस की सरकारों के अंदर है, और हरियाणा में तो इस पर पाबंदी है। तो गौ हत्या करते हुए जो पकड़ा जाए, आप उसको सजा तो, लेकिन जान से तो नहीं मार सकते। आप जान से तो नहीं मार सकते। और गुरमीत सिंह के साथ क्या कर रहे हैं आप? गुरमीत सिंह गाय का मांस नहीं खाता है, गुरमीत सिंह गौ हत्या में नहीं पकड़ा गया है, गुरमीत सिंह गैर मुसलमान, गैर क्रिश्चियन लड़कियों के रेप के लिए पकड़ा गया है। 2 केस उसको सजा हुई है, दो आदमियों के कत्ल के अंदर उसको सजा हुई है। और एक आदमी, एक पत्रकार जो हमारे दोस्त भी थे, रामचंद्र छत्रपति सिरसा के, उनके नाम के साथ रामचंद्र भी था और वो छत्रपति भी थे, उनको कत्ल कर दिया गया। 2017-18 की ये बात है। आप उस बंदे को लगातार, जो उम्र कैद है, 2 कत्ल, और उस पर अभी कई दसियों और रेप और दसियों और कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं उस पर। अभी 2 में तो उसको सजा हो चुकी है उम्र कैद की। ये लगातार जेल से, ये वही है ना जिनको सच्चा सौदा कहा जाता है ना। सच्चा सौदा जी, सच्चा सौदा। देखिए ये मजहब के नाम पर ऐसा सच्चा सौदा कि जो कई लोगों को कत्ल कर चुका हो, खुद यानी हिंदू औरतों के साथ ही ज्यादती की। हमने अब तक एहतियात की है उसकी कि उसने रेप इतने किए हैं, इतने केसेस में वो कन्विक्शन उसका हो चुका, लेकिन सरकार जो है वो उसी को सपोर्ट कर रही है। अब आप मैं दर्शकों से कहना चाह रहा हूं कि जो हिंदू भाई हमारे देख रहे हैं, वो अपनी सतह पर सोचें कि आखिर हम किन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमारे घरों के अंदर तक आग आ जाएगी तब भी हम नफरत करने वालों को, नफरत फैलाने वालों को सपोर्ट करेंगे? अपने आप से सवाल जरूर करें। जी, आप अपनी बात आगे। काज़मी साहब, यहाँ एक बात मैं ये बताना चाहता हूं
कि सच्चा सौदा जैसे क्रिमिनल को चलाने वाले क्रिमिनल्स केवल गुरमीत सिंह नहीं है, मुसलमानों के बीच में भी ऐसे सच्चे सौदे हैं, ईसाइयों के बीच में भी सच्चे सौदे हैं, बिल्कुल दूसरे धर्म के लोगों के बीच में भी सच्चे सौदे हैं, लेकिन इस तरह से राज्य का सरपरस्ती। आप यकीन करेंगे कि ये बंदा जब इस पर मुकदमे, जब इसको सजा नहीं हुई थी, 1-1 करोड़ रुपए हरियाणा के मंत्री उसके कदमों में लाकर डालते थे कि जनाब ये आपके लिए, ये जो इस पूरे इलाके के लिए जो फंड है वो आपके कदमों डालते थे, उसका वीडियो कराते थे। ये जो अभी 4 बार गया है, 4 बार इसको मिला है या कितनी बार मिला है, पैरोल मिला है, पैरोल मिला है। पैरोल हमारे स्टैन स्वामी को नहीं मिल पाया था, और वो जब मरने के करीब हो गए तभी उनको कोर्ट के उस पर उनको पैरोल मिला था। कितने नौजवान बंद हैं दिल्ली के अंदर जिन पर कोई सबूत नहीं है, उनको पैरोल पर, उनकी मां के मरने पर, उनके घर में मौत हो जाने पर उनको पैरोल नहीं दिया गया। वो एक दिल्ली का एक साथी है, एक नौजवान है, वो उसकी बहन की शादी में उसको 3-4 दिन के लिए मिला, और उसमें वहां पर शादी में लोग मौजूद रहते थे वहां उसको कि वो किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये पैरोल मिला। और अभी जो है कल परसों जब एक सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, तो वहां के मंत्री ने बयान दिया है कि ये जो गुरमीत सिंह है ये कोई कट्टर कैदी नहीं है। ये मैं अपनी जिंदगी में एक रिसर्चर और पत्रकार के तौर पर मुझे पहली बार मैंने सुना। हमने ये कट्टर जराइम मुजरिम तो सुना था, लेकिन ये कट्टर कैदी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हरियाणा की आरएसएस बीजेपी की सरकार है, और इसके बारे में ये हमारे जो महापंचायतें कर रहे हैं, इनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि गुरमीत सिंह ने किसका कत्ल। और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब इसको लोग राम रहीम कहते हैं। ये क्रिमिनल ने अपना नाम राम रहीम रख लेना चाहिए, बिल्कुल हमने बताना चाहिए कि ये राम रहीम का इससे कोई लेना देना। ये दोनों टाइटल इतने मिसलीडिंग हैं, सच्चा सौदा और राम रहीम, के कोई भी अपने दिल में उसकी इमेज बड़ी नरम और सॉफ्ट और मजहबी इंसान की बनाए, लेकिन हकीकतें उसकी हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि, और इसने इसको जो कहा गया, इसको ये कहा गया कि ये कट्टर कैदी नहीं है। ये नई टर्मिनोलॉजी है क्रिमिनल लॉ के अंदर, इसको हमारे लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी 2 रेप करने पर, 2 कत्ल करने पर जो सजा याफ्ता है वो कट्टर नहीं है। जब वो 100 रेप करेगा अपने आश्रम में बच्चियों का, जब वो 100 कत्ल करेगा, या आरएसएस की शाखा या आरएसएस वाले बताएंगे, या खट्टर साहब बताएंगे, या विज साहब जो होम मिनिस्टर है वो बताएंगे, तो उसके बाद वो तय होगा। ये भी हमको पूछना चाहिए इनसे। तो ये जो हालात हो रहे हैं, और ये हालात देखिए इसलिए इतने मुतजाद चीजें, इतने अंतर विरोधी चीजें, इतनी सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं, हिंदू विरोधी, सिख विरोधी, ईसाई विरोधी चीजें कर रहे हैं। लेकिन उसमें योगेंद्र यादव जैसी जो हस्तियां हैं, जो सारे देश में आजादी और प्रजातंत्र की दुहाई की बात करते हैं, वो हरियाणा में कहीं नहीं दिखते हैं। कांग्रेसी भी नहीं दिखते हैं ये बात को बताने के लिए कि जनाब ये जो है, देखिए गोवा के अंदर सीधी गाय कट रही है, और आप एक महापंचायत गोवा के अंदर रखिए, पंजिम के अंदर आप एक रखिए, वो नहीं हो रहा है। पर काजमी साहब, वाकई में हमने और बहुत कई इंपॉर्टेंट मामले उठाने हैं, तो उस पर भी हमने आ जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ब्रीफ में ये जो अब्दुल रशीद दार वाला मामला है, जिसकी डेड बॉडी मिली है, ये बहुत ही लर्जाने वाली चीज है कि किसी शख्स को अगर देखिए जियोग्राफिकली, चाहे कोई कश्मीर में रहे या दिल्ली में रहे या कहीं भी रहे, जब तक उसका कोई क्राइम साबित नहीं है, वो एक बेगुनाह नॉर्मल इंसान है। और वो नॉर्मल इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता है, वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, अपनी माँ के, अपने बाप के साथ रहना चाहता है। उसको किसी को उठा करके ले गए पूछगछ के लिए, और डेड बॉडी मिलती है। आखिर क्या है ये? नहीं, ये तो आप सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर उन जगहों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा लोग गायब हुए हैं।
और जिन लोगों ने हजारों की तादाद में जो लोग आए हुए, और दूसरी जगह है जो हमारे दुश्मन का है, वो है बलोच इलाका, बलोचिस्तान, जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान पति बच्चे गायब हुए हैं। ये भारत पाकिस्तान से लड़ाई की बात करता है, लेकिन यहाँ भारत और पाकिस्तान की एक ही स्थिति है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिसने भी कश्मीर में आवाज उठाई वो या तो मारा गया या जेल के अंदर है या गायब है। वो खुद गायब है, वो खुद गायब है। और अभी जो परसों जो दुनिया के अंदर इंटरनेट का स्टडी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम भूल रहा हूं, उसने बताया कि सारी दुनिया के अंदर पिछले 6 साल के अंदर भारत नंबर 1 पर है सारी दुनिया में इंटरनेट बंद करने पर। इंटरनेट क्यों बंद करना पड़ता है आपने? मोदी जी तो बराबर ट्रांसपेरेंसी, हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं, हम सारी दुनिया, हमारा दुनिया इंडिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल कंट्री हो गया। सारी दुनिया के अंदर 2022 के अंदर 187 बार इंटरनेट बंद किया गया। भारत के अंदर 84 बार, दुनिया में नंबर 1 पर। और ये पिछले 6 साल से भारत नंबर 1 पर है। और 84 में से 49 सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो आप क्या छुपाना चाहते हैं? जाहिर है कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप छुपाना चाहते हैं। ये मुसलसल देखिए, कोई भी मुल्क डेमोक्रेसी, उसमें ट्रांसपेरेंसी और बुनियादी बात यह है कि वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। जिन लोगों ने आपको चुन करके भेजा है, आप उनकी खैर खबर रखें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। और मुल्क के पास नेचुरल रिसोर्सेज भरमार है, फिर उसके बाद भी लोग भूखे क्यों रहते हैं? जाहिर है वो सरकार के ही निकम्मेपन और उसके करप्शन की वजह से होता है। और काज़मी साहब, बलूचिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, जो कत्ल गारतगरी हो रही है, रेप हो रही है वहां बच्चियों की, औरतों का, वो ये कहते हैं कि भारत के एजेंट हैं। और यहाँ ये जो अपने अधिकार मांग रहे हैं, अपना जिंदा रहना चाहते हैं, उनको ये कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट है। आप देखिए, दोनों ने जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ही जगह से सीखी है। अच्छा, दोनों ने, यानी हम जो है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है। हमारा एक बाबा बोल चुका है, चीफ मिनिस्टर है, कि हमारी यहाँ जो तोप बनेगी वो सीधा पाकिस्तान गायब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, म्यांमार की जो तानाशाही सरकार है, जो हजारों नौजवानों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, सैकड़ों नौजवानों को मारा है, टीचर्स को, वर्किंग क्लास को, इनको, वहां पर भारत की एक कंपनी यंत्रा इंडिया लिमिटेड बड़े तोपों के बैरल्स उनको सप्लाई कर रही है। यहां हमारे देश में खबर ही नहीं आई है, हमारे देशों में खबर नहीं आई है। और ये तो हम जानते हैं कि आरएसएस, वहां का जो आरएसएस का संगठन है, वो पूरा वहां के तानाशाही, मिलिट्री तानाशाहों के साथ है, मिलिट्री तानाशाहों के साथ है। सिर्फ वही एक संगठन है जिसको काम करने की इजाजत है मिलिट्री तानाशाही में, बर्मा के अंदर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बर्मा की फौजी तानाशाही जो है, उसको कौन कौन मदद कर रहे हैं? पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन भारत के साथ खड़ा है, उन क्रिमिनल्स, उन हत्यारों, उन बलात्कारी मिलिट्री शासकों के साथ। और आपको एक और बात बता दूं, हमारी पाकिस्तान से कितनी दोस्ती है। यूक्रेन पर जितने भी मामलों में हम विरोध का मत दे रहे हैं या हम एब्सटेन कर रहे हैं, हम पूरा चीन और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन ने जो पिछला भर्त्सना प्रस्ताव था उसका विरोध किया, पाकिस्तान ने एब्सटेन किया हमारी तरह से। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। म्यांमार के तानाशाहों को पाकिस्तान के साथ हम मदद कर रहे हैं, चीन के साथ खड़े हैं हम। जी, हम जो है यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम चीन के साथ खड़े हैं। तो मोदी साहब की सरकार, आरएसएस की सरकार कितना पाखंडी है, कितना झूठी है। ये मुसलमान कहकर मार रही हो जुनैद और नासिर को, उसके खिलाफ भड़का रही हो, लेकिन ये हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उसके बलात्कारियों को भी संरक्षण दे रही है। और उसके बाद एक और बड़ा खतरनाक बात मुझे लग रहा है कि उस पर हम अपनी बात खत्म कर सकते हैं। पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह जो कुछ कर रहे हैं, देखिए, अमृतपाल सिंह के बारे में एक बात समझ लीजिए कि अमृतपाल सिंह क्या है। अमृतपाल सिंह एक दाढ़ी कटा हुआ, एक क्लीन शेव्ड आदमी था। ये दुबई के अंदर रहता था, दुबई के अंदर रहता था, लेकिन वहां से सोशल मीडिया पर ये बराबर, यहां पर जो खालिस्तानी थे उनकी मदद में लिखता था, क्लीन शेविन था। और
उसने भारत आने से कुछ दिन पहले, एक साल पहले या एग्जैक्ट मैं समय नहीं जानता हूं, उसने यहाँ आकर बिल्कुल भिदरा वाला रूप धारण कर लिया और मुसलमानों के खिलाफ भाषण करना शुरू किया और ईसाइयों के खिलाफ भाषण करना शुरू किया। और आरएसएस वालों ने इसकी बहुत तारीफ करनी शुरू की, क्योंकि बीजेपी वालों ने तारीफ की तो मैं उसको आरएसएस की तारीफ मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि देखो ये हमारी भाषा बोल रहा है, अमृतपाल सिंह हमारी भाषा बोल रहा है। और आरएसएस का गेम ये था कि वहां जो किसान आंदोलन पूरा मुसलमानों को और ईसाइयों के साथ खड़ा था। आप जानते किसान आंदोलन कैसे कैसे शाहीन बाग के अंदर गया और ये सब गया। तो उसमें इसने बांटने के लिए और इसने ये कहना शुरू किया कि भगत सिंह हमारा हीरो नहीं है, क्योंकि भगत सिंह धर्म को नहीं मानता था। ये इसने कहना शुरू किया, भगत सिंह हमारा हीरो भिंद्रा वाले हैं, हमारा हीरो भिंद्रा वाले हैं। और इसने किस तरह से पुलिस पर हमला किया, कैसे पुलिस वालों को किया, और ये गुरु ग्रंथ साहब को सामने रखता है अपने सारे क्रिमिनल काम के लिए। और ये क्या करना चाह रहा है इसको समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पंजाब में आप आदमी पार्टी की सरकार को गिरवाना चाहता है, उसको प्रेसिडेंशियल रूल कराना चाहता है। और ये जिसको अपना हीरो मानता है दीप सिंधु, ये दीप सिंधु वही है जो किसान आंदोलन को तुड़वाने के लिए जिसने पुलिस पर हमला कराया था, जबकि किसान आंदोलन तय किया था हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद ये लाल किले में घुस गया था, लाल किले के अंदर निशान साहब इसने लहरा दिया था और सारे किसान आंदोलन ने इसका बहिष्कार किया था और इसको वहां जाने के लिए मजबूर किया था। ये उसका हीरो है। तो ये जिस तरह से इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पैदा किया था, ये आरएसएस वाले इसको पैदा कर रहे हैं, बीजेपी वाले इसको पैदा कर रहे हैं। और 2024 के अंदर हिंदू खतरे में है, देखिए खालिस्तान आ रहा है, खालिस्तान आ रहा है, ये उसका इस्तेमाल करेंगे। और अमृतपाल सिंह एक मोहरा बन रहा है। ये बात बहुत ही अहम आपने बताई कि अब आरएसएस बीजेपी खुद ही पंजाब में खालिस्तान का मसला उठा करके हिंदुओं को एक डर और दिखाने की तैयारी कर रही है। चूंकि ग्राउंड पर ऐसी कहीं कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने तरीके से कैसी रिपोर्टें बनाती हैं, क्या करती हैं, उसके बारे में पढ़े लिखे लोग बहुत कुछ जानते हैं। ये इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि फिर से खालिस्तान का मामला उठवाकर एक ऐसे शख्स के जरिए जो क्रिश्चियंस के और मुसलमानों के खिलाफ भी बयान दे रहा है, वो अपना हीरो भिंडरावाला को बता रहा है, वो शहीद भगत सिंह को अपना हीरो नहीं बता रहा है। तो ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपके जरिए ये बात आ गई कि जिस तरह से कांग्रेस ने पूरा आरएसएस का एजेंडा एक खालिस्तानी के रूप में रख रहा है। हालांकि वो खालिस्तान के बारे में चुप रहता है, वो खालिस्तान की बात नहीं करता है, लेकिन वो क्या करना चाह रहा है, वो खालिस्तान की बात भी करेगा जिस दिन आरएसएस चाहेगी। जब 2024 के चुनाव से पहले वो कर देगा, वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, ये पक्की बात है। और शिवेंद्र सिंह जो एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं पंजाब के, उन्होंने साफ कहा है कि ये 2024 की तैयारी हो रही है। ये हिंदुओं को एक डर पैदा करने के लिए कि देखो खालिस्तान जो है वो देखो फिर आ रहा है, हिंदू खतरे के अंदर हैं, और ये पाकिस्तान करा रहा है। यानी अभी आरएसएस और बीजेपी का जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है वो जो कराना चाह रहा है, वही पाकिस्तान भी कराना चाहता है। ये मजे की बात है। आरएसएस और भाजपा जो हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, यही आईएसआई चाहता है। एक मेरे प्यारे दोस्तों, सुनने वालों, आपको इस बात को समझना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक जो गोल्स हैं आरएसएस बीजेपी के और आईएसआई और पाकिस्तान और चाइना के बिल्कुल एक हैं, कोई अंतर नहीं है। मुझे इस पर मैं आखिर में एक बात याद दिला दूं कि नजमा हेप्तुल्ला जो हमारे यहाँ यानी राज्यसभा की वाइस चेयरमैन थी, वाइस प्रेसिडेंट थी, जी। और वो वाजपेयी जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस जमाने में वो बीजेपी ज्वाइन करने के इशारे दे रही थी और कांग्रेस में थी। वो पाकिस्तान होकर के आई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैं भी इत्तेफाक से मौजूद था। तो उन्होंने जो बात बताई वो ये बताई कि साहब बॉर्डर पे आते आते भी पाकिस्तानी लोग ये कह रहे थे कि हम दुआ कर रहे हैं कि वाजपेयी जी जीत जाएं। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, कि पाकिस्तान का और आरएसएस का,
काजमी साहब इतना सीधा है कि ये बंदा बहुत भड़काऊ सोशल पोस्ट लिखता था दुबई रहते हुए। ये यहां पर आया, इसको कोई किसी ने नहीं रोका। हाँ, हम ऐसा तो मानते नहीं है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये बंदा क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसे मालूम है भाई पूरा। बेंगलोर के अंदर वो मुसलमान बच्ची अपने इश्क में पागल होकर वाया दुबई घर से जेवर लेकर आई, सब किया, यहां आकर हिंदू बन गई, उसने शादी। वो कैसे पकड़ी गई आप जानते हैं? कि वो जो फोन कर रही थी अपने घर पर, हाँ वो फोन टैप किया जा रहा था। वो फोन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज बेंगलोर में टैप कर रही थी। जी जी जी। ये दीप सिंह संधू के बारे में लिख रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, लाल किले पर निशान साहब फैलाने की तारीफ कर रहा है, भिंद्रावाले की तारीफ कर रहा है, और इसको वीजा वापस आने के लिए नहीं रोका गया। जी बाकी जी दूसरे पत्रकार रिसर्चर्स, उनको जहाज में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सिख जर्नलिस्ट को आने से रोककर उसी जहाज से उनको वापस भेज दिया गया। जी 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 इस शैतान को यहां लाया गया, जी 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 बिल्कुल। इस शैतान को लाया गया, और असल में कई इसको कई लाकर यहां से बोतल से इस जिन को छुड़वा दिया। लेकिन ये जिन बाद में क्या वापस जाएगा आरएसएस के कहने पर? जी जी नहीं होगा वो। नहीं, कई बार तो सब ऐसा महसूस होता है इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी, कि वही लोग हैं जो आग भी भेजते हैं, लकड़ी भी भेजते हैं, फिर बुझाने का ड्रामा भी करते हैं। तो तकरीबन वही हालात हम भी यहाँ पे भी देख रहे हैं। और मुसलसल अब ये पंजाब को भड़का करके और बीजेपी के हक में कोई रास्ता बन जाए 2024 के लिए, यानी जहां मुसलमान हैं वहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत, जहां सिख हैं उनके खिलाफ नफरत बढ़ाओ ताकि इलेक्शन जीत सको। ये है। और ज्यादा गर्म पैदा करो उनमें। हाँ जी जी, ज्यादा गर्म पैदा करो। और किसान, देखिए किसान आंदोलन, आरएसएस, बीच भाजपा की मौत थी। जी जी वो एकता, धार्मिक एकता, हाँ, लड़ाकूपन, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। मोदी साहब जो हैं उस अपनी बेइज्जती को कभी भी नहीं, और वो सारे देश में आग लग जाए, सारा पंजाब खत्म हो जाए, लेकिन मोदी को जिससे खुंदक हो गई वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये उनका मंत्र है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड कर दिया। अब मुझे कुछ और नहीं कहना, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे एक बात कहना है कि ये काम जो है इसमें आपके मदद की जरूरत है, आपकी कुछ सहायता चाहिए। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, ये बहुत जरूरी है। ज्यादा रकम नहीं चाहिए, छोटी छोटी रकम चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मदद करिए। जी और जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम सबको, नमस्कार, बहुत प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन भी एक्टिव है, उसके जरिए भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।